नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। 21वीं सदी के हिंदुस्तान में जहां एक तरफ हम चांद और मंगल तक पहुंचने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में आज भी पिछड़ेपन और आतंक की परंपरा कायम है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की, जहां आज भी विकास की बातें सिर्फ कागजों में की जाती हैं। एक तो सियासी हुक्मरानों की उदासीनता और दूसरी तरफ डाकुओं का आतंक। बुंदेलखंड के अहम जिले चित्रकूट के जंगल आज भी डाकुओं के आतंक की गवाही देते हैं। सुदर्शन न्यूज की टीम ने इस बार ग्राउंड जीरो पर जाके न सिर्फ पड़ताल की, बल्कि हर पहलू को बारीकी से जांचा और परखा भी। तो आइए दिखाते हैं आपको चित्रकूट में फैले अंतहीन आतंक की खौफनाक दास्तान। आंखों में नमी, सीने में हुक है, फिर भी मुस्कुराइए क्योंकि यह चित्रकूट है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे चित्रकूट का एक अलग ही महत्व रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने अपने वनवास के दौरान यहां करीब 12 साल बिताए थे। विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा चित्रकूट अपने आप में खूबसूरती की एक अलग मिसाल है। मगर चित्रकूट की खूबसूरती पर लगातार कालिख पोतने का काम किया है यहाँ के सियासी हुक्मरानों और डकैतों ने। चित्रकूट के जिन जंगलों में कभी प्रभु राम के चरण पड़ा करते थे, उन्हीं जंगलों को यहाँ के डाकुओं ने बारूदी सरंगों में तब्दील कर दिया। शुरुआत हुई चित्रकूट के देवकली गांव से, जहां से आतंक के एक ऐसे अध्याय की शुरुआत हुई जो आज तक बुंदेलखंड के लिए एक कलंक बना हुआ है। देवकली गांव के एक कुर्मी परिवार में जन्मे शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ ने आतंक के जिस सफर को शुरू किया, वो आज भी जारी है। सबसे पहले जानते हैं आखिर कौन था ददुआ। बुंदेलखंड के बिहड़ों में आतंक का पर्याय था ददुआ शिव कुमार पटेल। ददुआ का पूरा नाम चित्रकूट जिले के देवकली गांव का रहने वाला था दस्यु सम्राट ददुआ, जो कि विंध्य पर्वत के जंगलों में रहकर गैंग चलाता था। ददुआ इलाके के धनाढ़ लोगों को किडनैप कर वसूलता था मोटी रकम। दर्जनों हत्याओं के बाद इलाके में फैलाई थी दहशत। कुर्मी समुदाय का नेता शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में था इसका आतंक। जिले की पूरी राजनीति व्यवस्था का रिमोट था ददुआ के हाथों में। इतना ही नहीं, बेटे वीर सिंह पटेल और भाई राजकुमार पटेल को राजनीति में किया सक्रिय। तो देखा आपने कि कौन था ददुआ और कैसे शुरुआत हुई उसके आतंक की। सुदर्शन न्यूज की टीम जब ददुआ के गांव पहुंची तो वहां एक अजीब सा माहौल देखने को मिला। गांव की तंग गलियों में आज भी किस्तों में जिंदगी जीने वाले ग्रामीण ददुआ और उसके कुनबे के खिलाफ कुछ भी बोलने से कतराते हैं। न शिक्षा की बढ़िया व्यवस्था, न रोजगार, न 3G न 4G, सिर्फ ददुआ के डर से हाँ जी हाँ जी। गांव के बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई ददुआ और उसके कुनबे के आगे सरेंडर कर चुका है। नमस्कार, मैं हूं राकेश पंडित और सुदर्शन न्यूज की ये टीम आज है बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड का ये जिला चित्रकूट जिले का ये देवकली गांव। ये गांव है कुख्यात दस्यु सरगना ददुआ का। एक समय था जब तूती बोला करती थी ददुआ की, दिन हो या रात, कब ददुआ और उसके जो लोग हैं वो धावा बोल दें ये पता नहीं चलता था। आज ददुआ नहीं है, लेकिन अभी भी ददुआ का साम्राज्य लगातार कायम है। इस गांव में यहाँ के लोगों से बात करेंगे, उनकी तकलीफें जानेंगे। ग्राउंड जीरो से आज सुदर्शन न्यूज़ अपनी रिपोर्ट देगा कि आज़ादी की इतने सालों बाद यहाँ पर विकास क्यों नहीं हुआ। नेताओं ने अपना विकास तो कर लिया, मगर गांव के लोग अभी भी विकास से अछूते हैं। कौन था ददुआ? ददुआ कौन था दादा? ददुआ कौन था? गोवा रहा ददुआ कौन था? कुर्मी आ रहा है, कुर्मी आ ददुआ। डाकू था, डाकू। अरे अब ये डाका वाका कर नहीं पा रहा है वह।
तो ददुआ को तो मार दिया गया, लेकिन उसका आतंक और उसका डर आज भी गांव वालों में देखने को मिलता है। जिस तरह से गांव वालों ने बोलने से उन्होंने इनकार किया और डाकू मानने से इनकार किया जब सवाल पूछा गया, इससे पता चलता है कि ये अंतहीन आतंक है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। देखने और सुनने में थोड़ा अटपटा भी लगता है कि क्या आज भी ये संभव है, मगर हकीकत यही है जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। दो समुदायों के बीच शुरू हुए एक छोटे से संघर्ष ने ददुआ को आतंक का सिंबल बना दिया। ददुआ के आतंक और उसके जुल्मों के सितम की कहानी आज भी लोगों के जहन में ताजा है। हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जो ददुआ के आतंक के शिकार हो चुके हैं। आतंक के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। इनके बेटे का अपहरण, भतीजे का जो अपहरण है वो ददुआ ने किया था। क्यों किया था और उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं की जुबान से सुनना चाहेंगे हम। जिस दिन इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ था तो स्कूल में छुट्टी हो गई थी, तो सारे लड़के इच्छा नवमी भी थी, तो उसमें ये सब लोग जंगल की तरफ गए, हनुमान धारा की तरफ। वहीं खाना पीना घर से बना के ले गए थे, वहीं ये पहुंच गया। इसके सगे भाई का 216 में चालान हुआ था, तो ये अब उसी थाना के अंतर्गत, करवी थाना के अंतर्गत अपहरण करने की आया था। तो करीबन 10-12 लड़के थे, ये सबको पकड़ ले गया और पकड़ने के बाद फिरौती मांगी। फिर इसका साला सगा जो है हमारे साथ गया। कितने की फिरौती मांगी थी? इसने 50,000 की फिरौती मांगी और इसके साले ने हमसे 40,000 रुपया लिया, और एक ड्राइवर था, इसने 10,000 रुपया लिया। और एक हफ्ते बाद फिर अरुण कुमार उर्फ राजू छूट के आया। आनंद बिहारी चतुर्वेदी एसपी थे उस समय, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की, और कोतवाल तक करबी के लोगों ने बड़ी मदद की। और फिर एक हमारे घर में बड़ा कोहराम मचा हुआ था। हम लोग उस समय करबी में रहते थे और दो भाइयों के बीच में अकेला लड़का था वो, तो बहुत भयंकर परेशान हुई। तो परेशानी देखने को मिली और आतंक का जो साम्राज्य है, आतंक को जो देखा है लोगों ने, वो आज भी थर्रा जाते हैं ददुआ का नाम सुनकर। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि ददुआ का आतंक आखिर कितने राज्यों तक फैला था, कितने लोगों को उसने प्रभावित किया था। एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। साल 2008 तक ददुआ का आतंक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पूरी तरह से फैल चुका था। दोनों सूबों की सरकार के लिए ददुआ सिरदर्द बन चुका था। लिहाजा उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने स्पेशल टास्क फोर्स को जिम्मा दिया ददुआ को मारने का, मार गिराने का, ददुआ को ठिकाने लगाने का बीड़ा उठाया तेज तर्रार आईपीएस अमिताभ यश ने। ददुआ को मारने की जिम्मेवारी यूपी एसटीएफ को सौंपी गई। 15 अप्रैल 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने एसटीएफ को दिया आदेश। 21 जुलाई को मुखबिर ने एसटीएफ को बताई ददुआ की लोकेशन। 22 जुलाई को झलमल के जंगलों में ददुआ को एसटीएफ ने घेर लिया। 22 जुलाई 2008 को सुबह 9:15 पर शुरू हुई मुठभेड़। यूपी एसटीएफ ने 1 घंटे की मुठभेड़ के बाद ददुआ को मार गिराया। मुठभेड़ में ददुआ के साथ उसके 4 साथी भी मारे गए। बुंदेलखंड के बीहड़ों की हकीकत जानने के लिए इस वक्त सुदर्शन न्यूज की टीम आ पहुंची है चित्रकूट के उस जंगल में जहां पर कुख्यात डाकू ददुआ का एनकाउंटर किया गया था। साल 2008 मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और एसटीएफ को जिम्मेदारी मिली थी ददुआ का एनकाउंटर करने की। ये झलमल के जंगल हैं, यहीं पर सुबह के वक्त ददुआ का एनकाउंटर हुआ था। एसटीएफ की टीम ने लगभग 1 घंटे की मुठभेड़ के बाद ददुआ और उसके 4 साथियों को यहीं पर मार गिराया था। ये वो जंगल हैं, आप देख सकते हैं दूर दूर तक इंसानों की आबादी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डाकू ही रहते हैं इन जंगलों में। इस वक्त जहां पर मैं बैठा हुआ हूं,
ये डाकुओं का गढ़ माना जाता है ये इलाका। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने की वजह से पुलिस सक्रिय है और डाकू अंडरग्राउंड हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा, ये पूरा इलाका AK-47 और 315 बोर की राइफलों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो हमेशा दहशत और खौफ के साए में जीते हैं। उनका ये कहना है, हमने बात की थी यहाँ के जो लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनका सीधा कहना है कि साहब यहाँ पर डाकू कब आएंगे, कब लूट के ले जाएंगे, कब अत्याचार करेंगे, कोई भरोसा नहीं है। ये झलमल के जंगल हैं जो कि चित्रकूट जिले में हैं। बुंदेलखंड में बीहड़ का जो आतंक था ददुआ के रूप में, लोगों को लगा कि ददुआ के मारे जाने के बाद वो आतंक खत्म हो जाएगा, लेकिन ददुआ के बाद उस गैंग को बबली कोल ने संभाल लिया। इस वक्त बबली कोल पर 5 लाख रुपए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इनाम घोषित है और 10 लाख रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से इनाम घोषित है। बबली कोल का आतंक अब झलमल के इन जंगलों में लगातार देखने को मिलता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार के पास सारे संसाधन मौजूद हैं तो उसके बावजूद भी बबली कोल जैसे दस्यु सरगना कैसे अपनी जीविका चला रहे हैं और किस तरह से अपना नेटवर्क चला रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है कि क्या उन्हें पुलिस का संरक्षण प्राप्त है या फिर उनको राजनीति का संरक्षण प्राप्त है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ झलमल के जंगलों से राकेश पंडित, सुदर्शन न्यूज। तो ददुआ की मौत के बाद ऐसा लग रहा था कि ये आतंक जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नए रूप में सामने आया। कैसे आया, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएं। ददुआ की मौत के बाद उसके खासम खास बबली कौल ने उसके गैंग की कमान संभाली। बसे बसाए साम्राज्य और आधुनिक हथियारों के जखीरे से लैस बबली कौल भी और भी खतरनाक हो गया, जिसकी वजह से आज उसके सिर पर 15 लाख का इनाम घोषित हो चुका है। ददुआ के आतंकी का साम्राज्य का फायदा सिर्फ डकैतों ने ही नहीं बल्कि उसके भाई और बेटों ने भी उठाई है। भाई बाल कुमार पटेल और बेटे वीर सिंह पटेल ने ददुआ की हनक का भरपूर फायदा उठाया। वीर सिंह पटेल ने समाजवादी पार्टी के बैनर पर राजनीति में कदम रखा और जिला पंचायत के चुनाव के लिए ताल ठोक दी। अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए वीर सिंह पटेल ने चुनाव जीतने के लिए लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया। हमारे पास एक और प्रमाण है, हमारी जो जांच पड़ताल में जो सामने आ रहा है। आप राजनीति से ताल्लुक रखते हैं सिंह साहब, आपका किडनैप वीर सिंह पटेल ने करवाया था या उसके खानदान वालों ने करवाया था, क्यों करवाया था, जानना चाहेंगे हम आपसे। सन 13 में जब जिला पंचायत का विश्वास प्रस्ताव हुआ और उसके बाद जिस दिन शिवशंकर यादव ने नामांकन दाखिल किया तो मैं उसका प्रस्तावक था। उससे चिढ़ करके वो दिन में लगभग 2 बजे मेरे घर आया। वहाँ पर मैं अकेले था, उसके साथ 3 गाड़ियाँ थी, लगभग 25-30 लोग थे, सरकारी गनर थे जो उनके चाचा बाल कुमार और वीर सिंह को मिले हुए थे। तो सब लोगों ने मुझे घेर करके दरवाज़ा खुलवाया। फिर जब मैं बाहर निकला तो मुझको घेर करके गाड़ी में बैठा लिया और उसके बाद 12 बजे तक पर्यटक बंगला चित्रकूट में रखे थे, मुझसे बातचीत किए और इसके बाद अचानक जो है वो सब उनके जो गनर थे उन लोगों ने मुझको उठा करके गाड़ी में डाल लिया। बाल कुमार ने अपनी गाड़ी से ले करके और मुझको फतेहपुर होते हुए जा करके मिर्ज़ापुर में जो उनका आवास था उस आवास में मुझको रखा। 2 बजे उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं लखनऊ जा रहा हूँ और तुम्हारे वोट की मुझको आवश्यकता नहीं है, ये जो लोग आए हुए हैं ये लोग आपको कुछ दिन रखेंगे, उसके बाद फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद वो अपरिचित लोग थे और मुझे लगता है वो बागी लोगों को उन्होंने वहाँ पे बुला रखा था, मुझको उनके सुपुर्द किया। वो अपनी गाड़ी से बाहर चले गए। इसके बाद जब वो लोग मुझको लेकर के मिर्ज़ापुर से निकल रहे थे, एसपी आवास के पास जब मैं निकला तो मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ कूद करके अगर एसपी आवास में चला जाऊँगा तो मेरी जान बच जाएगी। मैंने किसी तरह उनके वाहन से कूद करके और एसपी आवास में घुसा और जोर आवाज़ लगाई तो पुलिस के लोग आ गए। उन्होंने मुझको लेकर के एसपी के सामने पेश किया और एसपी साहब ने फिर मोहित गुप्ता जो हमारे चित्रकूट के कप्तान थे और बलकार सिंह जो उस समय डीएम थे, इनसे बात की। बात करने के बाद मुझको उन्होंने कहा कि इनके हाथ बहुत लंबे हैं और जब तक यहाँ चित्रकूट की फोर्स नहीं आ जाती है इनको गोपनीय जगह में रखा जाए
और मिर्ज़ापुर की कोतवाली में मुझको छिपा करके सपा के और इनके आतंक की वजह से कि कहीं ये कोतवाली में भी आक्रमण न कर दें, इसलिए मुझको छिपा करके रखा गया। जब 12 बजे चित्रकूट की फोर्स पहुंची तब मुझको उनके हैंडओवर किया गया। यहाँ पर मेरे परिवार वालों ने पहले मुकदमा उनके ऊपर अपहरण का लिखवा चुके थे। फिर मेरा बयान हुआ सीजेएम के यहाँ, और उसके बाद फिर जो इनकी सरकार आ गई तो उस केस को एफआईआर में बदल दिया गया। आज भी वो केस जो है सीजेएम के यहाँ विचाराधीन है और मैं उसमें प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। जिला पंचायत के बाद वीर सिंह ने सपा के बैनर पर ही विधायक का चुनाव जीता, मगर आपराधिक विचारधारा वही रही। सरकारी दफ्तरों में घुसकर गुंडागर्दी करना, लोगों की जमीनों पर कब्जा करना, डकैतों को प्रोटेक्शन देना जैसे वीर सिंह के लिए आम बात हो गई। बहरहाल एक बार फिर से वीर सिंह पटेल ने समाजवादी पार्टी से टिकट पर किस्मत आजमाई है। हालांकि राजनीति में रहते हुए चुनाव लड़ना वीर सिंह और उसके जैसे लोगों का संवैधानिक अधिकार है। बावजूद इसके सुदर्शन न्यूज ये सवाल करता है कि देश और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए वीर सिंह पटेल जैसे आपराधिक छवि के लोगों को राजनीति में होना चाहिए या जेल की सलाखों के पीछे। चित्रकूट से सुदर्शन न्यूज के लिए राकेश पंडित के साथ गौरव मिश्रा की रिपोर्ट।